आप देखो यहाँ पे समवन हु इज केयरफुल, यानी इन शॉर्ट जो फ्यूचर को लेके फ्यूचर की परवाह कर चले, जो पर्सन फ्यूचर की परवाह करता है ना, उस पर्सन को हम प्रूडेंट मैन बोलते हैं, सिंपल भाषा बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, समझ में आया तुमको अच्छे से? हाँ, तो देखो यहाँ पे क्या बता रहे, सुनो, देखो यहाँ पे मैं इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी बनने नहीं आया हूँ यहाँ पे, ओके? मैं आपको कंसेप्ट बनाने आया हूँ, तो मैं कंसेप्ट के बेस पर ही फोकस कर रहा हूँ। अब बता रहा है क्या यहाँ पे, एस इंश्योरेंस एक प्रोविजन है, सही में तो है प्रोविजन। प्रोविजन किसके लिए होती है? फ्यूचर के लिए। किसके लिए होती है? हम रिजर्व रखते हैं, रिजर्व, तो इंश्योरेंस भी एक रिजर्व है। क्या है? रिजर्व हमारा। काय के लिए? अब ए प्रोविजन विच अ प्रूडेंट मैन मेक्स अगेंस्ट द अनअवॉइडेबल कंटिंजेंसीज। कंटिंजेंसीज का मतलब होता है अनसर्टेनिटीज, अनसर्टेन इवेंट्स। कंटिंजेंसी जो फिक्स नहीं होते हैं एक्चुअली, जो डिपेंड होते हैं कोई तो भी कंडीशंस के ऊपर, उस इवेंट को हमने नाम दिया है कंटिंजेंसीज, अनसर्टेन कंडीशनल इवेंट्स, जिसको अपन बोलते हैं कंटिंजेंसीज। अब सुनो क्या बता रहा है, इंश्योरेंस एक्ट बता रहा है कि इंश्योरेंस जो है ना एक प्रोविजन है जो प्रूडेंट मैन लेता है, काय के अगेंस्ट में, अगेंस्ट है उसके अगेंस्ट में, जहां पे वो अनअवॉइडेबल करना चाहेगा किसको? कंडीशनल अनसर्टेनिटीज को। होता है ना, ये तो होता है। अब देखो हम लोग अगर इंश्योरेंस रखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम अपने आने वाली अनसर्टेनिटीज को कम करते, क्या करते हैं? कम। और उस प्रोविजन को नाम दिया इंश्योरेंस। कितना इजी है देखो, अ प्रोविजन विच अ प्रूडेंट मैन मेक्स अगेंस्ट द अनअवॉइडेबल कंटिंजेंसी। सिंपल। अनअवॉइडेबल यानी क्या? जो अवॉइड करना, अनअवॉइड जो हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, बराबर कि नहीं? और कंटिंजेंसी यानी ऐसे इवेंट जो अनसर्टन है, जैसे एग्जांपल डेथ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ये सब क्या है? ये सब कंटिंजेंट इवेंट्स है। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर डिपेंड नहीं होते, ये अनसर्टन होते। क्या होते हैं? अनसर्टन। अरे कितना भी आप सही से गाड़ी चलाओ, सामने वाला गलत चलेगा तो क्या करोगे? कौन बुलाइए? समझा कुछ तुमको? यानी इन शॉर्ट अगर एक्सीडेंट होते रहेगा तो होगा ही, आप कितना भी से चलाओ, लेकिन सामने वाला गलत आया तो इसलिए जो हम अनअवॉइडेबल, जो हम अवॉइड नहीं कर सकते, वो कंटिंजेंसीज के लिए हम जब प्रोविजन करते हैं, एक फ्यूचर का सोचने वाला पर्सन, उस प्रूडेंट मैन के लिए जो प्रोविजन है, उस प्रोविजन को नाम दिया इंश्योरेंस। यानी इंश्योरेंस कोई भी रिकामा नहीं करता, इंश्योरेंस वो करता जो फ्यूचर को सेफ्टी रखने वाला पर्सन होता है, जो फ्यूचर की परवाह करता है, फ्यूचर की अनअवॉइडेबल कंटिंजेंसीज की प्रोविजन करता है। ऐसे पर्सन को हमने नाम दिया, टाइटल दिया प्रूडेंट मैन। समझा आपको? क्लियर? ओके, आगे बता रहा है, इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट इंश्योरेंस इज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट द फाइनेंशियल लॉस। इंश्योरेंस इज टेकन फॉर सच इवेंट ओवर विच द बिजनेसमैन हैज हार्डली एनी कंट्रोल। ये हार्डली लिखा हुआ है क्या वहां पे? ओके, यानी इंश्योरेंस हम बिजनेसमैन उस इवेंट को करता है जो उसके कंट्रोल के बस की बात नहीं है। द पर्पस ऑफ इंश्योरेंस इज प्रोटेक्शन ऑफ द मॉनिटरी लॉस। अब देखो, इंश्योरेंस आपको आपका आदमी जिंदा नहीं करेगा, लेकिन फाइनेंशियल लॉस आपको देगा। एग्जाम्पल, अब देखो, अभी किसी का लाइफ इंश्योरेंस दिया, अब लाइफ इंश्योरेंस दिया तो वो पर्सन की डेथ हुई, अब कंपनी आती बोलती है लो आपके 2 लाख रुपए आपका पॉलिसी था, तो हम क्या बोलेंगे? 2 लाख आपने मारा, मेरे को जिंदा करके दे, ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। यानी इन शॉर्ट कोई भी इंश्योरेंस हो वो आपको फाइनेंशियली मॉनिटरी टर्म्स में ही आपको लॉस को भरपाई करेगा। ओके, क्लियर? समझा आपको? दैट मे सफर्ड ऑन द हैपनिंग ऑफ सम इवेंट्स। अब हम इंसान को तो जिंदा नहीं करते, लेकिन उसके पीछे जिसकी फैमिली है उसको फाइनेंशियली थोड़ा बहुत हेल्प हम कर सकते हैं। इसी होप से, इसी प्रोविजन से एक इंसान लाइफ इंश्योरेंस भी लेता है। लाइफ इंश्योरेंस भी लेता है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस ही नहीं, और भी इंश्योरेंस है। इसलिए देखो, लाइफ इंश्योरेंस का काम का क्या बोलना है? जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। अब जीवन के साथ यानी क्या? कि आपको अगर डेथ नहीं हुई, आपका एक्सपायरी हो गया पीरियड,
आपका पीरियड एक्सपायर हो गया यानी मैच्योरिटी आ गई आपकी इंश्योरेंस की, तो आपको पैसा मिल के रहेगा। इसलिए इसका प्रोवर्ब है LIC, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद, वही होता है ना भैया। अब तो क्या प्रोफेशनल, आजा लोग सही बोलते देखो, आप समझा मेरे को। चलो ओके आगे, हाँ चले आगे। अब ये टर्म्स मैंने आपको कल ही पढ़ाए, इसकी लैंग्वेज पढ़ा के हाथों हाथ निकलते हैं यहाँ से, तो मैं कहाँ जाऊंगा डायरेक्ट प्रिंसिपल्स। क्लास के बाहर जाओ। चलिए शुरू करते हैं, ध्यान दो। आप भी क्लास के बाहर जाओ, क्लास के बाहर जाओ, क्लास के बाहर जाओ, क्लास के बाहर जाओ। चलिए तो पहला टर्म पढ़ते हैं, बोलो कौन सा? यस, इंश्योरर। अब बताओ टर्म्स है क्या, बेसिक टर्म्स है क्या? ऐसी हर वो टाइटल वाले पर्सन या चीजें जो एक दो पार्टीज के बीच में इंश्योरेंस करवाए, यानी एक्टिविटी करवाए इंश्योरेंस की। समझा? इंश्योरेंस क्या है? एक एक्टिविटी है। क्या है ये? एक्टिविटी। तो अगर एक वैलिड इंश्योरेंस करना है दो पार्टीज के बीच में, तो कौन कौन से टर्म्स यानी कौन कौन से पर्सन टाइटल वाले या कौन कौन सी चीजें चाहिए एक वैलिड इंश्योरेंस करने के लिए, वो सारों को इकट्ठा कर दिया तो बन जाता है टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस। समझा मेरी बात को? चलो तो पढ़ते हैं पहला टर्म्स। क्या चाहिए एक वैलिड इंश्योरेंस के लिए? पहला चाहिए इंश्योरेंस। अरे इंश्योरेंस देने वाला चाहिए ना, प्रोटेक्शन देने वाला, तो वही है यहाँ पे। द फर्म और पर्सन और कंपनी, देखो मैंने बताया इंश्योरर कोई भी होता है, फर्म भी होता है, पर्सन भी या कंपनी भी, दैट अग्री टू पे द कंपनसेशन, agree to pay the compensation on the happening of an specific events against the payment of regular formation। रेगुलर फॉर्मेशन है कौन सी? प्रीमियम। मैंने कल ही आपको बताया, प्रीमियम लेकर जो आपको लॉस का कंपनसेट पे करने के लिए प्रॉमिस करें, अग्री हो जाए, ऐसे पर्सन को हम बोलेंगे इंश्योरर। क्या बोलेंगे? हाँ, कॉल्ड एज इंश्योरर। इन लाइफ इंश्योरेंस इंश्योरर इज नोन एज अश्योरर। मैंने आपको बता दिया है, पहले 11 से बताया आपको मैंने कि लाइफ इंश्योरेंस के अंदर इंश्योरर को अश्योरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओके क्लियर। अब आते हैं दूसरा चाहिए इंश्योर्ड। क्या चाहिए? और लाइफ इंश्योरेंस के अंदर इसको बोलते हैं अश्योर्ड। क्या बोलते हैं इसको हम? द पर्सन टू हुम, जिसको, ऐसा पर्सन जिसको, टू हुम यानी क्या? जिसको कंपनसेशन इज टू बी पेड, जिसको कंपनसेशन पेड किया जाएगा यानी रिसीव करने वाला ये पर्सन। इन केस ऑफ लॉस, जब उसको लॉस होगा, इज कॉल्ड एज इंश्योर्ड। He is a person who is protected है जो क्या है? हाँ, जिसको प्रोटेक्शन मिली हुई है against the certain losses in life insurance, he is known as assured। सिंपल इंश्योरेंस जिसको मिलता है वो इंश्योर्ड, जो दे रहा है इंश्योरेंस वो इंश्योरर। याद रहेगा, मैं कभी भी आपसे वाइवा लूंगा, अगर नहीं आया तो आपकी नोटबुक को 2 टुकड़े करूंगा, आपके नोट्स के। आपका लेवल नहीं है फिर पढ़ने का, या तो किसी गरीब को दे दूंगा मैं। नहीं, क्योंकि तुम कदर नहीं, तो हमको बिल्कुल कदर नहीं तुम्हारी। तुम्हारा काम है लिखना वहां पे सब कुछ डेटा, और कितनी बार जाए एक ही चीज बताओ ना। ये सब 11 में पढ़ाया था, 11 में याद करो। आज 12th आपको इसलिए आसान जा रहा है क्योंकि 11 में सब आपको बेस दिया हुआ है हर एक का। नेक्स्ट है प्रीमियम। अब प्रीमियम अमाउंट क्या है? जो रेगुलर अमाउंट आप कंसिडरेशन के लिए किसको देते हो? इंश्योर्ड देता है इंश्योरर को। किसको? इंश्योरर को यानी कंपनी को। तो उस अमाउंट को हम बोलते हैं प्रीमियम। इट इज अ अमाउंट ऑफ मनी। ओके, तो लिखा हुआ ये द कंसिडरेशन फॉर विच, यानी ये क्या काम करता है? कंसिडरेशन का। और कंसिडरेशन का मतलब होता है दोनों पार्टी को कुछ ना कुछ मिलना। अब बताओ क्या मिलता है? इंश्योरर को मिलता है कंसिडरेशन, और इसको इंश्योर्ड को मिलता है कंपनसेशन ऑफ लॉस। लेकिन कब? ओनली अराइजिंग ऑन द अनएक्सपेक्टेडली सर्टेन इवेंट्स, arising on the unexpectedly happening of an unexpectedly certain events। ठीक है, आपको समझा? हाँ, आगे। For which the insurer agree to insure the insured। सही नहीं है ना?
द कंसिडरेशन फॉर विच अरे इंश्योरर क्यों देगा, इंश्योर देगा ना। हाँ 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 बराबर है, बराबर है। एक मिनट बराबर है, बता रहा हूं सुनो। ऐसा कंसिडरेशन जिसकी वजह से इंश्योरर इंश्योरेंस देने के लिए इंश्योर्ड को अग्री हुआ, तो ऐसे ऐसे कोई भी चीज को हम नाम देंगे प्रीमियम। क्या बोलेंगे, यानी कि इंश्योरेंस कंपनियां जो है वो आपको कंपनसेशन क्यों दे, आपको इंश्योरेंस क्यों दे, तो आपने उनको प्रीमियम खिलाया हुआ है इसलिए आपको दे। ओके, आप यानी कौन, इंश्योर्ड। कौन, तो जब इंश्योर्ड को इंश्योरेंस देने के लिए इंश्योरर अग्री होगा, तो वो अग्री इसलिए होगा क्योंकि उसके पास कुछ तो भी गया हुआ है और वो टर्म को बोला गया है प्रीमियम। क्या बोला गया है, जनरली इट इज अमाउंट ऑफ मनी। क्या होगा ये, अमाउंट ऑफ मनी पेड बाय इंश्योर्ड टू द इंश्योरर। देखो लिखा हुआ ये, इट इज अ पेड बाय इंश्योर्ड टू द इंश्योरर। ओके क्लियर, समझा। हाँ आगे नेक्स्ट है पॉलिसी। अब पॉलिसी क्या होता है मैंने आपको बताया, ऐसी स्टेटमेंट जहां पे टर्म्स एंड कंडीशन लिखी जाती है। द स्टेटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योर्ड एंड द इंश्योरर कंटेनिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ इंश्योरेंस। नेक्स्ट है क्लेम। अब क्लेम क्या होता है, पहले इंश्योर्ड को कंपनसेशन तभी मिलेगा जब पहले अपील करेंगे। अपील मैंने आपको बताया ना, तो अपील करना हो तो क्लेम होता है। क्या होता है, क्लेम। आपको कंपनी क्यों लॉस भर के दे, पहले बताओ सही, उनका अंतरामी है क्या, खुद ही आएगा उनको। तो जो अमाउंट डिमांड करता है, कौन करता है डिमांड, इंश्योर्ड। किसको, इंश्योरर को, तो उसको बोलते हैं क्लेम अमाउंट। ओके क्लियर, तो लिखा हुआ है डिमांड मेड बाय इंश्योर्ड टू द ऑन द इंश्योरर टू द कंपनसेशन ऑफ लॉस इज कॉल्ड एज क्लेम। नेक्स्ट है प्रपोजल। मैंने आपको पहले बताया प्रपोजल के सिवा कोई भी अग्रीमेंट स्टार्ट नहीं होता है, और प्रपोजल यहाँ पे कौन करता है, इंश्योर्ड। कौन करता है, मैंने आपको बताया ना, शल है दिखा हुआ है पूरा। ये कंपनियां आपको खुद आती, लेकिन क्या दिखा दी गया है कि हम खुद गए उसके पास, जबकि कंपनियां खुद आती हमारे पास, हमारा इंश्योर ले लो। समझा आपको क्लियर। इट इज रिटर्न रिक्वेस्ट बाय द इंश्योर्ड टू द इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरर टू द इंश्योरर टू इशू इंश्योरेंस पॉलिसी, ताकि हमें पॉलिसी दे, इंश्योरेंस दे। ओके, तो ये 6 टर्म्स थे जो आपने देखे। ये जरूरी है एक्चुअली, ये एक वैलिड इंश्योरेंस तभी होगा जब ये 6 के 6 टर्म्स हमारे पास अवेलेबल होंगे। 7वां टर्म भी आप लिख सकते हो, वो है अमाउंट, कंपनसेशन अमाउंट, है ना। अब आपको क्या है, हमारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में रट्टाफिकेशन बहुत होता है, तो जितना आपकी बुक में था उतना दे दिया हमने, लेकिन आप चाहो तो लिख सकते हो बाय योर नॉलेज कंपनसेशन अमाउंट। अब कंपनसेशन अमाउंट अब क्या होगा बताओ, एन अमाउंट ऑफ मनी अराइजिंग विच इज पेड, एन अमाउंट ऑफ मनी ऑफ फाइनेंशियल लॉस। क्या होगा, पेड बाय इंश्योरर टू इंश्योर्ड ऑन एन हैपनिंग ऑफ एन अनएक्सपेक्टेड सर्टेन इवेंट्स। तो उस अमाउंट ऑफ मनी को हम बोलेंगे क्या, कंपनसेशन अमाउंट। समझा आपको क्लियर। तो 7वां पॉइंट आप लिख सकते हो, कंपनसेशन अमाउंट ऑन द हैपनिंग ऑफ एन अनएक्सपेक्टेडली सर्टेन इवेंट्स। सॉरी क्या हुआ, ठीक है क्लियर, समझा आपको। अरे लिखना लिखो मत लिखो, टेंशन ले रहे हो, तुमको 6 टर्म्स बहुत है, इतने में इतना ही मिलता बोलना। अच्छा एक और बात सुनो, इंश्योरेंस में भर के मत लिखना जबरदस्ती का। सुनो क्यों, क्योंकि ये लॉ की डेफिनेशन है, लैंग्वेजेस है, तो इसलिए इट्स रिक्वेस्ट टू यू, अगर इंश्योरेंस के ऊपर क्वेश्चन आया तो जितना डेटा मटेरियल है उतना ही डालो, कम डालो लेकिन अच्छा डालो। और ट्रांसपोर्टिंग में क्या आया, जितना भी आया लिखो मन से, चलता। हाँ आगे, अब आते हैं प्रिंसिपल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर दो उसको। सुनो क्या है अभी, ए बच्चा लोग, सारे प्रिंसिपल आज खत्म नहीं कर पाएंगे, जितने हो पा रहे हम करेंगे, बाकी का नेक्स्ट सेशन। कोई प्रॉब्लम है, यहां पे ध्यान दो। सबसे पहले प्रिंसिपल वर्ड टर्म पता है तुमको,
बताओ क्या होता है? जब कोई दो पार्टीज के बीच में, इंश्योरर या इंश्योर्ड या अश्योरर या अश्योर्ड, दोनों पार्टीज के बीच में इंश्योरेंस होता है, क्या होता है? या जनरल या तो लाइफ। तो उन इंश्योरेंस को वैलिड इंश्योरेंस तभी कहेंगे जब गवर्नमेंट ने कुछ फ्रेम्स किए, रूल्स, एक्ट ने रूल्स फ्रेम किए, और वो रूल्स सदियों सालों से चले आ रहे हैं, इसलिए आज वो अपने आप में बन चुके हैं सिद्धांत, प्रिंसिपल। और ये प्रिंसिपल में से अगर एक भी प्रिंसिपल मिसिंग हुआ, तुम सबके लिए एक लेसन है, जो आगे तुम अपने दुकान को टेक ओवर करोगे ना, जो कंपनियों से तुम इंश्योरेंस लोगे ना या डील करोगे ना, उसके लिए लेसन है तुम्हारे लिए, ये तुम्हारी लेसन है, ताकि तुम लोग अपना बेवजह अपना कंपनसेशन मत गवाओ। क्योंकि अगर इनमें से अगर एक भी कंडीशन आपने तोड़ दी, एक भी, तो इंश्योरेंस कंपनी इज नॉट लाइबल टू पे द कंपनसेशन, इंश्योरर इज नॉट लाइबल टू पे द कंपनसेशन अमाउंट। दैट्स व्हाई इट्स अ लेसन, इट्स अ बिग लेसन फॉर ऑल स्टूडेंट्स। दैट्स व्हाई आपके पोर्शन में दिया गया ये पार्ट है। तो वो रूल्स फ्रेम किए गए गवर्नमेंट द्वारा, इंश्योरेंस एक्ट के द्वारा, और वो रूल्स दोनों को फॉलो करना है, इंश्योरेंस कंपनी को भी और इंश्योर्ड को भी। तो वो रूल्स को हमने नाम दिया प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। और इसमें अब टोटल लैंग्वेज आपकी लॉ की रहेंगी। आप अगर पढ़ोगे तो आपको एक लाइन भी ना समझे, इतना डिफिकल्ट लैंग्वेजेस की। और जैसे ही मैं अब तुमको एग्जाम्पल देके पढ़ाऊंगा, जब हम डबल इसको पढ़ेंगे ना, तो आपको और अच्छे से एकदम समझ में आ जाएगा। इसलिए बोल रहा हूं ध्यान दो। हमारे लिए नया बात नहीं, हम रोज, हमारा साल हर साल का है, लेकिन तुम्हारी नया है, ध्यान दो। भाविका कहीं पीछे सुनो, जाओ। हाँ, पहला है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। अटमोस्ट है ना, अटमोस्ट। अब पहले पढ़ता हूं मैं, फिर आपसे पूछता हूं आपने क्या समझा। अरे बेटा बता रहा ना। According to this principle, both the parties, insurer and insured, must have good faith on each other. There should not be a misrepresentation and non-disclosure of or frauds regarding the material facts. Material facts are the facts which have some effects on the decision of any policy. Material facts are the deciding factor on the part of insured and insurer. It is the information given by the both parties regarding the contract. On the basis of material fact, the insurer can take a decision regarding the acceptance of risk, premium, etc. According to this principle, there should be a proper disclosure of material fact. If the insurer comes to know that certain material fact is not disclosed by insured, contract can be cancelled by insurer. किसको समझा? हाथ पकड़ो। ओके, यानी अब ट्राई क्यों नहीं करना है, मैं टाइम पास दिखाता हूं, डायरेक्ट मुद्दे की बात करता हूं। अब तुमको यही लैंग्वेज डबल पढ़ाऊंगा एग्जांपल देके। सुनो, ये प्रिंसिपल, ये सिद्धांत क्या कहता है, सुन लीजिए, ध्यान दो बच्चों लोग, मेरे प्यारे बच्चों। देखो, ये सिद्धांत कहता है कि जब एक इंश्योरर इंश्योर्ड से किसी भी सब्जेक्ट मैटर के ऊपर या लाइफ के ऊपर, दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है, सब्जेक्ट मैटर या लाइफ के ऊपर इंश्योरेंस लेता है इंश्योर्ड इंश्योरर से, या इंश्योरर इंश्योर्ड को इंश्योरेंस देता है। लास्ट बेंच कह रहा हूं, दोनों। यश आप भी, हाँ। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि दोनों इंश्योरेंस लेने के पहले या देने के पहले मटेरियल फैक्ट का डिस्क्लोज करो। अब सबसे पहले अगर तुमको ये प्रिंसिपल समझना है, सो व्हाट इज अ मटेरियल फैक्ट, आपको वो समझना पड़ेगा। सुनो, ऐसी इंफॉर्मेशन जो दोनों को आपस में देना चाहिए, अगर वो जिससे उनके इंश्योरेंस लेने के डिसीजन में या इंश्योरर को इंश्योरेंस देने के डिसीजन में बदलाव आए, ऐसी सारी बातें अगर आपने डिस्क्लोज नहीं किया और बाद में मालूम पड़ गई कि ये सब बातें आपके इंश्योरेंस के पहले ही था डिफेक्ट्स, तो इंश्योरेंस कंपनी यानी इंश्योरर इज नॉट लाइबल टू पे द कंपनसेशन ऑफ लॉस। एग्जांपल दूं, देखो ध्यान दो, हर every hidden information is not a material fact, and if that is not material fact,
सो नो नीड टू डिस्क्लोज विद इंश्योरर। एग्जाम्पल दूं तो ध्यान दो, समझो। सपोज क्या हुआ, मिस्टर ए एक कंपनी चला रहा है, इंश्योरेंस कंपनी, उसने सी को इंश्योरेंस दिया, लाइफ इंश्योरेंस। अब हुआ इस तरीके से, इंश्योरेंस ले लिया इसने सी ने, और सी ने उसको इंश्योरेंस लेने के पहले ए ने पूछा उससे कि भैया पहले कोई डिसीज वगैरह है, आपको एलर्जी है, कुछ बताओ, लाइफ इंश्योरेंस है? ओके, इसने बोल दिया नहीं बोल दिया। और फिर बाद में 1 साल के अंदर ही सी भगवान को प्यारा हो जाता है, इन्हें उसकी डेथ होती है। अब इसने 5 लाख का इंश्योरेंस लिया था, अब ये कंपनी को तो कुछ फायदा हुआ ही नहीं, पूछो क्यों? प्रीमियम उसने एक ही साल भरा, अब 5 लाख देना ही पड़ेगा उसको। लेकिन क्या हुआ, उसका जो डेथ कॉस्ट था वो था कैंसर। क्या था? कैंसर। अब कॉस्ट कोई भी हो मतलब नहीं है, लेकिन जब मिस्टर ए की टीम डॉक्टरों के पास गई कि ये भगवान को प्यारा कैसे हुआ था, तगड़ा जवान, तो उसने बताया कि इसको 3 साल से कैंसर था, 3 साल से कैंसर, वो भी 2nd और 3rd स्टेज। और ये बात इंश्योरेंस लेने के पहले इंश्योर्ड ने नहीं बताई थी, तो इसका मतलब है कि दोनों को अटमोस्ट गुड फेथ नहीं है। अब मिस्टर ए क्या सी के घर वालों को 5 लाख रुपए देने के लायबल है क्या? नहीं, क्योंकि उसने कौन सा रूल तोड़ा? अटमोस्ट गुड फेथ। गुड फेथ का मतलब होता है कि हर इंश्योरेंस लेने के पहले हर वो चीज जो तुम्हारे इंश्योरेंस को अफेक्ट करेगी वो सब बातों को रिवील कर लो। बाद में वो देता है तो अच्छी बात है, नहीं देता तो कोई भी। अब तुम ही सोच लो, अगर कोई मरीज है ऑलरेडी, तो उसको कौन सी कंपनियां लाइफ इंश्योरेंस देंगी? भाई उसको पता है नहीं, ये तो जाना ही है 1 साल बाद। रिस्क क्या हो गया, बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? न्यूट्रल रिस्क नहीं हुआ ना, न्यूट्रल रिस्क नहीं हुआ। अब आप बताओ, मिस्टर ए को पता होता था अगर सी मरने वाला है तो इंश्योरेंस देता था क्या उसको? क्योंकि देखो सिंपल बात है, 5 लाख रुपए इसको देने पड़े, इसने प्रीमियम तो 50,000 ही दिए होंगे ना साल के अंदर, तो 50,000 के 5 लाख कौन देगा? कोई अपने जानबूझ के अपने पैर पे तो बुलाने पड़ेगा। तो इसलिए क्या हो रहा है, ये हो गया मटेरियल इंफॉर्मेशन। क्या हो गया ये? लेकिन हुआ क्या? कंडीशन नंबर 2, मिस्टर ए ने इंश्योरेंस दिया 5 लाख का सी को, डन। बदले में प्रीमियम साल का वो बोल रहा है मुझे 40,000 देना 40,000 रुपए, 10 साल के लिए लोन दिया उसको, 4 लाख के 5 लाख मिलेंगे उसको। अज्यूम करो एग्जाम्पल के तौर पे 40,000 प्रीमियम लेकर साल का वो सी को दिया उसने, क्या? इंश्योरेंस 5 लाख का कवर किया उसने, 40,000 रुपए महीने का साल का प्रीमियम है। क्या है? प्रीमियम। अब क्या हुआ, 1 साल के अंदर ही सी की हो जाती है डेथ। पता करवाया डेथ का रीजन क्या है, तो डेथ का रीजन है नेचुरल डेथ है, अटैक आ गया उसको। क्या आ गया? अटैक, नेचुरल है। लेकिन क्या हुआ, मिस्टर ए ने खोज के निकाला कि इनको कुछ पहले कोई डिसीज था क्या इंश्योरेंस लेने के पहले जो मुझे नहीं बताया गया, ताकि मैं अपने पैसे से बच जाऊं। तो उसने ये पाया कि हाँ, इंश्योरेंस लेने के कुछ दिन पहले इसको एक बुखार हुआ था, फीवर हुआ था, जो सी ने ए को नहीं बताया। अब बताओ, इज इट मटेरियल फैक्ट? क्योंकि उसके डेथ कॉज से इसका कोई मतलब नहीं है, और 1 साल तक के बुखार तो चलता भाई। तो अगर सी ने उसको ये नहीं बताया कि मेरे को मामूली फीवर था इंश्योरेंस लेने के पहले, तो ये मटेरियल फैक्ट नहीं है, और इससे ए अपनी जिम्मेदारी से बच सकता नहीं है। तो इन्हें क्या सीखा? सारी रिकामी बात तो नहीं बताना है अपने को, लेकिन जिस चीज से इंश्योरर को और इंश्योर्ड को इंश्योरेंस में अफेक्ट हो रहा है, यानी वो लेकिन ये डिसीजन लेने में अफेक्ट हो जाए, सोचने में मजबूर हो जाए, डबल थिंक ट्वाइस करे फिर से, वो सारी चीजों को आपको रिवील करना है। किसको? दोनों को, इंश्योरर को भी और इंश्योर्ड को भी। अब 2 एग्जांपल दिया, एक में था मटेरियल फैक्ट जिससे उसका डेथ कॉज हुआ, और वो पहले ही था उसको, तो वो मटेरियल डिस्क्लोज नहीं हुआ, इसलिए नॉट लायबल। लेकिन दूसरा एग्जांपल में क्या था, उसको फीवर है, फीवर तो आए दिन होते रहता है भाई, फीवर मामूली बात है, बुखार होना,
तो वो मामूली बात है, तो उससे इसके इंश्योरेंस को अफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि इसका डेथ कॉज है। अभी क्या हुआ, अटैक, और फीवर का एक साल बाद हुआ, तो एक साल तक बुखार चलता कि कोई, और बुखार की वजह से अटैक आता कोई, लॉजिक है, कोई इसका कोई इलॉजिकल सेंस नहीं है। आप समझा क्या मेरी बात को? तो इस तरीके से यानी क्या सीखा आपने कि मटेरियल फैक्ट को डिस्क्लोज करना बहुत जरूरी है। मेरी बात आप सभी को समझ में आ गया पक्का? अब मटेरियल फैक्ट किसको बोलते हैं बताओ, देखो लिखा हुआ है, मटेरियल फैक्ट्स आर द फैक्ट्स, फैक्ट है सच्चाई, which have some effect on the decision of any policy। इंश्योरर भी सोचे देने के पहले, और इंश्योर भी होते कि मैं इसको दूं कि नहीं दूं। एग्जाम्पल नंबर 2 जनरल इंश्योरेंस बता रहा हूं। मैंने क्या बताया, मैं डीपली पढ़ाऊंगा तो टाइम लगता है इसको। अब क्या हुआ, सपोज समझने वाली बात है, मैंने अपने दुकान का एक इंश्योरेंस लिया, फायर इंश्योरेंस, डन, क्लियर। अब फायर इंश्योरेंस लिया, तो फायर इंश्योरेंस देने के प्रीमियम, क्योंकि देखो कोई भी कंपनी आप प्रीमियम अमाउंट रिस्क देखकर सेट करती है, जितना रिस्क ज्यादा उतना वो तुमसे प्रीमियम भी ज्यादा लेगी। जैसे आप एग्जांपल दो, कांच का है ना, कांच का ट्रांसपोर्टिंग में सबसे ज्यादा इंश्योरेंस का प्रीमियम लगता है। तो क्यों? कांच में रिस्क ज्यादा होता है, क्योंकि मूवमेंट में टूट फूट हो गया तो पूरा गया, नुकसान होता है। क्या मेरी बात आप समझ रहा है? जितना रिस्क ज्यादा होता है प्रीमियम भी ज्यादा लेती है कंपनी, हाँ याद रखना, यानी इंश्योरर भी तो कंपनियां होगी, क्लियर? क्या मेरी बात आप सभी को समझ में आ गई? हाँ। अब क्या हुआ, दुकान के ऊपर आया वैल्यूअर चेंज देखने, सपोज ये था प्रिंस, कंपनी ने प्रिंस को भेजा। प्रिंस कौन है? इंश्योरर का एजेंट, यानी एम्प्लॉइज का। वो आया मेरे पास और बोला सर देखो ये सब देखा उसने, आजू बाजू में घूम के आया, कुछ नहीं था, उसने वो हिसाब से रिस्क देखकर उसने मुझसे क्या किया, प्रीमियम अमाउंट बनाई कि इतना आपको साल का लगना प्रीमियम, बराबर है। अब उसने मुझसे पूछा कि यहां पे आजू बाजू में आधे किलोमीटर के अंदर या कुछ ऐसा है क्या जिसे फायर लगने की चांसेस है, आप छुपा रहे होंगे तो बता दो अभी, ताकि हम सोचे कि आपको इंश्योरेंस देना कि नहीं देना, और हमारा प्रीमियम अमाउंट उस हिसाब से सेट करें। मैंने बोला मेरे को नहीं पता, नहीं है। और क्या हुआ, ध्यान दो, समझो अब इसको, चीज को। हुआ इस तरीके से कि एक साल के अंदर आग लग गई दुकान को, आग लग गई तो सब लोग बुझा रहे थे, मैं भी बुझाने की कोशिश कर रहा था ऐसे ही, लेकिन अंदर मन में तो लड्डू फूट रहे थे, हाँ वैसा ही वैसा, ओके समझा? हाँ, वैसे भी माल डेड स्टॉक था, चल रहा नहीं था। बातें नहीं करो। अब इंश्योरेंस कंपनी आई इंस्पेक्शन करने की आग नेचुरल लगी कि लगाई गई, तो भैया नेचुरल थी। क्या थी? लेकिन क्या हुआ, जब उसने पॉलिसी पढ़ी, उस पॉलिसी के अंदर उसने जब इंस्पेक्शन किया था वैल्यूअर ने, तो उस टाइम पे ऐसा कोई लिखा हुआ नहीं था, जो उसने देखकर एक शॉक किया। उसने क्या किया, उन्होंने देखा जब आजू बाजू में, तो वहां पे बाजू में पीछे से ही पेट्रोल पंप था। कौन था? पेट्रोल पंप। अब पीछे से पेट्रोल पंप था, ये बात तो बताई नहीं है, इसमें लिखा हुआ ही नहीं है कुछ भी। तो अब कंपनी बोलती है वी आर नॉट लाइबल टू पे द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन। मैं बोलता क्यों भैया, क्यों? बोला आपने मटेरियल फैक्ट डिस्क्लोज नहीं किया। हालांकि उस पेट्रोल पंप से मेरी आग नहीं लगी है, मेरी आग नेचुरल शॉर्ट सर्किट से लगी है, बराबर कि नहीं? बट स्टिल वहां पे इंश्योरेंस कंपनी मुझे ये कहती है कि आपने मटेरियल फैक्ट डिस्क्लोज नहीं किया। आपको पता है कितना बड़ा आपका ये नुकसान हो सकता, क्योंकि पेट्रोल पंप आपके पीछे ही है। अगर आग उसको थोड़ी सी भनक भी लगी ना, तो पूरा पेट्रोल वो खींच लेता, क्योंकि पेट्रोल दूर से ही आग को खींचता है, बराबर कि नहीं? तो ये चीज नहीं बताना, इट्स अ मटेरियल फैक्ट। और ये पेट्रोल पंप इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के पहले था, बाद में नहीं आया। तो इसलिए अब कंपनी चाहे तो अपने हाथ भी वो झटक सकती है, अटमोस्ट गुड फेथ को, प्रिंसिपल को तोड़ने के अगेंस्ट में। तो
यही तो होता है कि जो जो उसने चीज मुझसे मांगी पूछी थी वो मुझे बताना पड़ता है, क्योंकि उनको लिखना पड़ता है और उस तरह से प्रीमियम अमाउंट चढ़ता है। देखो सुनो, कंपनी अभी तो कमाने के लिए बैठी है ना भैया, तो प्रीमियम अमाउंट आपका सेट कैसे होगा? रिस्क देखकर। अरे आ रहा क्लियर तुमको समझ में? पक्का। अब यहाँ पे कंडीशन नंबर 2 क्या हुआ? मैंने इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस लिया, पीछे कोई पेट्रोल पंप नहीं था, कुछ सेफ्टी था, सेफ्टी एकदम सेफ्टी। पॉलिसी में ले लिया। अब क्या हुआ? पॉलिसी लेने के 2 महीने बाद ही एमएससीबी वाले आए और मेरे बाजू में डीपी लगा के गए। बाद में क्या हुआ? आग लग गई मेरे दुकान में, डीपी की वजह से नहीं, शॉर्ट सर्किट की वजह से। अब मेरे पास वो कंपनी वाले आए और बोलते हैं डीपी तो इसमें है ही नहीं लिखा हुआ। तो मैंने बोला भैया ये तो पॉलिसी के बाद लगा हुआ है, मेरे को क्या मालूम? तो इट इज नॉट अ मटेरियल फैक्ट, क्योंकि हर बार मैं तुम्हारे पास आऊंगा नहीं, हाँ ये मैंने या। अगर डीपी पहले लगी होती थी पॉलिसी लेने के पहले और फिर मैंने छुपाया होता तो अलग बात है, समझा आपको? और डीपी दिखती है ना भैया, जो पाना क्या है, दिखती है। तो वैल्यूअर को पूछो वो अंधा था क्या वो टाइम पे? अरे आ रहा क्या तुमको समझ में? तो इस तरीके से हर वो चीज जिससे, हर वो फैक्ट जिससे इंश्योरर और इंश्योर्ड को हेलो डिसीजन लेने में सोचे, थिंक ट्वाइस करे, वो सब कहाँ आएगा? अटमोस्ट गुड फैक्ट के अंदर, मटेरियल फैक्ट के अंदर। और मटेरियल फैक्ट डिस्क्लोज करना है एक दूसरे को सभी। अब ये तो दोनों में एग्जाम्पल मैंने आपको इंश्योर्ड का गलती बताया। कभी भी इंश्योरर भी कोई चीज हाइड करता है, जिसे इंश्योरर को लेने के पहले सोचे, अगर वो हाइड करता है तो वहां पे भी वो प्रिंसिपल ब्रेकआउट होता है। एग्जाम्पल दूं? अब आप देखो, एक बार क्या हुआ, मैं अपने फ्रेंड के साथ गया कार का डेंट ठीक कराने, इंश्योरेंस में क्लेम कराने। डेंट था ना उसका, यानी चपटी हो गई थी कार थोड़ी साइड से। तो मैं गया, दोस्त मेरे को गया था। तो हुआ क्या, वहां पे लेके जाने के बाद मैंने बोला 0 डेप्थ इंश्योरेंस है, पूरा कवर करो। बस 0 डेप्थ है लेकिन आपको 1000 रुपए पे करने पड़ेंगे। 1000 रुपए का है? बोला सर 1000 रुपए मिनिमम चार्जेस लगते हैं, मैं नहीं दूंगा। मैंने बोला नहीं दूंगा, क्योंकि आपने इंश्योरेंस लेने के पहले ऐसा कुछ नहीं बताया था। बस सर बताना क्या है, आपके टर्म्स पॉलिसी में लिखा हुआ है। और फिर मुझे मजबूरन देना पड़ा। पूछो क्यों? क्योंकि उसने जो मांगा उसने बताया हुआ है उसके अंदर। अगर वो उसके फ्रेंड ने वो मेरे फ्रेंड ने अगर पढ़ने के पहले लिखा हुआ, अगर वहां पे अगेंस्ट था, वो हटा देता था प्रिंसिपल पॉलिसी के अंदर और बाद में मुझसे मांगता था 1000 रुपए लगते, तो वो होता था हाइड ऑफ मटेरियल फैक्ट। और मजबूर बोला नहीं, अब लिखा हुआ तो देना पड़ेगा, उसमें क्या है, उसमें मैं भी कुछ नहीं करूंगा। मैं क्या ऊपर सुना है, मैं तेरी लड़ सकता, लेकिन लड़ने के लिए मुझको व्यू तो चाहिए, पॉइंट तो चाहिए भैया। तेरी आवाज में कर सकता तेरी, लेकिन मेरे को कोई पॉइंट तो दे। पॉइंट नहीं है, लिखा हुआ है 1000 रुपए तो 1000 रुपए देने पड़ेंगे। आप समझे क्या है ना? 0 डेप्थ में भी आपको लगते हैं पैसे, मिनिमम प्रोसेसिंग फीस इसको बोलते हैं। तो ये लिखा हुआ है, कंपनी ने लिख के दिया है पॉलिसी के अंदर, तो वो मटेरियल फैक्ट नहीं हुआ। लेकिन अगर कोई लिखा हुआ नहीं है और बाद में मांग रही, मुंह मार रही, तो क्या होगा बताओ? तो फिर वो गुड फैक्ट, अटमोस्ट गुड फैक्ट नहीं रहा, मटेरियल फैक्ट हाइड कर रही है। मैं उनके ऊपर लंबा केस करके कंपनी को बंद भी कर सकता हूं अगर मांग रही तो। अरे आ रहा क्या तुमको समझ में? समझा? अब क्या हुआ था, मैंने जब एक्टिवा ली थी, एक्टिवा मैं आपको बता रहा हूं, देखो एजुकेशन तुम्हें क्या पावर देता है। मैंने फर्स्ट एक्टिवा जब ली थी ना, न्यू वाली 5G, अभी तो नहीं है, ओला है मेरे पास। तो उस टाइम पे फर्स्ट सर्विस 4 सर्विसिंग कंपनियां फ्री देती है। 3 की 4 था, मुझे पता नहीं 3 या 4 होंगी जो भी होंगी। फर्स्ट सर्विस में गया मैं करने के लिए, तो कंपनी सर्विसिंग दे गया सुबह में, शाम को लेने गया, 70 रुपए का कुछ तो भी वाउट बना के दिया, जैसे 70 पेड करो। काय के भाई 70 रुपए बराबर कि नहीं? नहीं, वॉशिंग सब फ्री थी ना, उसके अंदर लिखा होता है वो 70 रुपए काय के फ्री है ना सर्विस। बस देना पड़ता, काय के देना पड़ता, सब देते। अरे सब देते कुछ भी हो, वो सब 1000 रुपए देंगे तो मैं 1000 दूंगा कि तुमको?
70 रुपए काय के ले रहे हो मुझे बताओ। जब आप मुझसे जब परचेसिंग प्राइस ले रहे हो गाड़ी की, उसमें आप सर्विसिंग का पैसा जोड़ के देते हो, फ्री देते नहीं हो आप, उसमें जुड़ा हुआ होता है सबका चार्जेस। ऐड करके कंपनियां कमा रही है, ऐसी नहीं कमा रही वो। तो 70 रुपए काय के जा रहा है, तुम्हारे जेब में जा रहा ना, नहीं दूंगा, जो बनता है कर लो। बोला सर ये तो आप जाती कर रहे हो। मतलब आप जाती कर रहे हो 70 रुपए लेकर, ये अलग बात है कि लोगों को ठगते हो आप। अब भी अगर आपने मुझे रीजन नहीं बताया तो अभी के अभी मैं पुलिस केस करूंगा आपकी, या तो अभी के अभी कंज्यूमर कोर्ट में आपकी कंप्लेंट करूंगा सीधा सीधा। उसने मुझसे 1 रुपया भी नहीं मांगा, तीनों सर्विस नहीं मांगा मुझसे 1 रुपया। और आज भी आप जाओगे ना कहां पे, सर्विस सेंटर के पास, आपका फ्री होने के बाद भी वो आपको चार्जेस लगाता है। और क्यों? क्योंकि वहां कोई बोलने वाला नहीं है। क्यों? अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस क्या करता है हमेशा पता है आपको? अवेयरनेस तुम्हें आने वाले लॉसेस से, बैरियर से बचाता है। और यही एजुकेशन का काम है एक्चुअली। एजुकेशन तुम्हें राइट देता है कि तुम अपने हक के लिए लड़ो। समझा क्या आपको? क्लियर? अरे आ रहा क्या? ओके, तो पहला प्रिंसिपल क्लियर है, बाकी देखते हैं। हैव अ नाइस डे, टेक केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन।